Next, factors on which specific resistance depends on. Specific resistance what depends on, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा. ओके, तो सबसे पहला फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल. व्हाट? नेचर ऑफ मटेरियल. एंड नेचर ऑफ मटेरियल में क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे 3 तरह का मटेरियल आता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो जनरली जो कंडक्टर होता है उसका कितना होता है 10⁻⁻8 ओम मीटर. दिस इज द रेजिस्टिविटी. फॉर सेमीकंडक्टर इट इज द लोएस्ट सबसे, देखो रेजिस्टिविटी जो होता है ना सबसे कम किसके लिए होता है, कंडक्टर के. उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर 10⁻⁻5 ओम मीटर, मतलब इसके लिए भी लो है. एंड हाईएस्ट 10⁻13 ओम मीटर किसके लिए होता है, हाईएस्ट इंसुलेटर्स के लिए. क्योंकि इंसुलेटर में तो करंट जाता ही नहीं है ना, प्लास्टिक. हाँ नहीं, -8 है ना, 10⁻⁻8 का मतलब 1/10⁸. ये क्या हो गया 1/10⁵, और ये 10⁻13. 1/1 से छोटा हो जा रहा है, समझ गए. तो सबसे कम कौन है ये 10⁸, मतलब 100 लाख, मतलब 10 करोड़. इनफैक्ट 1/10 करोड़ बहुत छोटा होता है. फिर हाईएस्ट. तो सबसे ज़्यादा इंसुलेटर का है, इसका मतलब क्या है, इंसुलेटर में करंट नहीं जाता. प्लास्टिक ले लो या वुड ले लो, उसमें करंट जाता है क्या, इसका मतलब रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, अधिक है. अंडरस्टूड. सेकेंड इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस. समझ रहे हो ना, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे रेजिस्टिविटी. और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 + α डेल्टा T. रो नॉट क्या होता है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अल्फा क्या हो जाता है तुम्हारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. ओके, and delta T is your change in temperature. मतलब final minus initial. Final temperature minus initial temperature. Okay, write it down. Next, our topic is conductivity. Conductivity is represented by sigma. Okay, so it is basically nothing but the reciprocal of resistivity, which is your rho. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/ρ. सो बहुत बार हम लोग क्या लिखते थे, r इक्वल्स टू ρl/a. तो अभी a को इधर भेज दो, r इंटू a, और l को इधर भेज दो बाई l इज इक्वल्स टू क्या बचा ρ. बट हमें क्या चाहिए, सिग्मा क्या होता है तुम्हारा 1/ρ. तो 1/ρ कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा, 1/ρ करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा l/r इंटू a. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू l/a होता है. 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस. रेसिप्रोकल 1/r इज इक्वल्स टू g होता है. एंड g क्या होता है तुम्हारा, कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. आई अंडरस्टैंड. जैसे रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, वैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस. तो g है 1/r. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू g इंटू l/a. क्लियर, अंडरस्टूड. अब इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट रेजिस्टिविटी का क्या था, ओम इंटू मीटर. ये 1/ओम मीटर होगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. क्योंकि ओम और मीटर दोनों नीचे है ना, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. अंडरस्टूड. सो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टिविटी. नेक्स्ट वी विल बी स्टडीइंग अबाउट चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर. पहले इसको देखिए. फर्स्ट इज चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो इसमें बहुत तरह की वायर यूज होती है. सबसे पहले फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, घर में जो यूज करते हो तो लोग, फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड पावर ट्रांसमिशन. फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड पावर ट्रांसमिशन मोस्टली व्हाट यू यूज, यू माइट हैव सीन दैट घर पे तुम लोग क्या यूज करते हो, कॉपर. एंड बाहर में जो मोटा मोटा वायर जाता है घर के बाहर, हाई पावर वायर, वो किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है.
तो मोस्टली विच आर यूज्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड। रीजन क्या होता है? बिकॉज दे हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस या तो लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टेंस और लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर ये लो रहेगा so there will be no loss of energy and therefore there is no loss of current या energy, no loss of electrical energy in the form of heat, no loss of electrical energy in the form of heat। नहीं तो वायर गर्म हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस हाई रहेगा, रेजिस्टेंस हाई रहने से करंट को रोकेगा और करंट गर्म होते वायर को पकड़ते तो पूरा गर्म हो जाता है, जल जाता है कि। तो यहाँ पे कॉपर या एल्यूमिनियम वायर यूज होने से रोकता नहीं है, तो कभी भी देखना गर्म नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो गर्म होने से लॉस हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट हम लोग के पास ये आर्ग्यूमेंट भी होता है, पहला तो ये एक रीजन है, और जनरली थिक कॉपर वायर्स आर यूज्ड। थिकनेस होने से बेटर क्या है, ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है। इफ दे आर थिक इट इज इवन मोर बेनिफिशियल। ओके, इफ वायर्स आर थिक इट इज इवन मोर कन्वीनियंट। मोटा वायर यूज करोगे तो और बढ़िया है। बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखा रहता है कि सिल्वर, क्वेश्चन क्या होता है, एजी माने सिल्वर, सिल्वर हैज लोएस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लोएस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्टिल व्हाई इट इज नॉट यूज्ड। तो व्हाई नॉट यूज्ड? चांदी का करेंगे तो सबसे बेस्ट है, बट रीजन क्या है, बिकॉज सिल्वर इज एक्सपेंसिव। क्या होता है रीजन? सिल्वर इज व्हाट? एक्सपेंसिव। इसलिए हम लोग कॉपर एल्यूमिनियम यूज करते हैं जो थोड़ा सस्ता भी हो और काम भी हो जाए। नहीं तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? चांदी है, बट महंगा है तो चांदी का वायरिंग करेंगे नहीं हो सकता। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, जैसे कि रेजिस्टेंस वायर्स, सेकेंड वन, रेजिस्टेंस वायर्स में हम लोग व्हाट डू वी यूज? रेजिस्टेंस वायर्स और एल्स व्हाट कैन वी यूज? स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस वायर्स और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट इनका पहले प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? जो रेजिस्टेंस वायर का प्रॉपर्टीज दो होते हैं। प्रॉपर्टीज, दे हैव हाई रेजिस्टेंस, दे हैव हाई रेजिस्टेंस, और एल्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस वायर, स्टैंडर्ड रेजिस्टर मतलब तुम यूज ही तुम ले ही रहे हो जो एक जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई हो, घर में यूज कर रहे हो जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा। बहुत जगह में हम लोग चाहते हैं ना लाइटिंग के लिए, जैसे कि एक बल्ब है मान लो, तो बल्ब में अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो ग्लो कैसे करेगा? बल्ब में करंट जाता है, वो गर्म हो जाता है, गर्म होते ही लाइट जैसा चलता है। कोई भी चीज़ गर्म होगा तो ग्लो करता है ना, लाइक दैट। सो दे हैव हाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है देयर रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, देयर रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ये और एक फायदा है। नहीं तो गर्म होते ही वो तो ब्लिंक करता ना, अगर चेंज होता तो कभी ब्राइट कभी ग्लो ऐसे दिखता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो सबसे दूसरी बात क्या है, रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। और इसका एग्जांपल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, दो तरह का एलॉयज, एलॉयज लाइक, ये याद रखना पड़ेगा देखो, मैंगनीन, यू कैन यूज एलॉयज लाइक मैंगनीन एंड कांस्टेंटाइन। Okay, these two alloys you have to use, and it generally asks you which kind of material can be used as standard resistor wires. तो दोनों क्या लिखना है, मैंगनीन एंड कांस्टेंटाइन। ओके, थर्ड इज योर फ्यूज वायर। कौन सा वायर? फ्यूज वायर। घर में फ्यूज वायर यूज होता है। देखना आप हमेशा मेन सर्किट स्विच के पास एक फ्यूज होता है। जब भी घर में लाइन चले जाता है, मूवी में देखते हो कि नहीं, लाइन चले जाता है, अंधेरा हो जाता है, एक्टर एक्ट्रेस का जब बात कर रहे होते तो उस टाइम पे तो लोग क्या करते हैं, जाके फ्यूज निकालते हैं, फ्यूज निकाल के वायर चेंज करते ही पावर आ जाता है, पता है, बीच में गाना भी हो जाता है। तो यहाँ पे वैसा ही फ्यूज वायर में कौन सा वायर यूज होगा, ठीक है ना। तो फ्यूज वायर में वी यूज दिस इज इट शुड हैव टू प्रॉपर्टीज, इट शुड हैव टू प्रॉपर्टीज। ये दो चीजें क्वालिटी होने से ही वो एक फ्यूज वायर कहलाता है। सबसे पहला, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन
कॉपर या तो एल्यूमिनियम, क्योंकि घर में हमारा कॉपर एल्यूमिनियम वायरिंग है। कॉपर और एल्यूमिनियम से टेम्परेचर कोएफिशिएंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस समझ में आता है, वो अल्फा जो होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम वायर जितना गर्म होता है उससे ये ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि गर्म होने से ही तो मेल्ट होगा ना। सपोज एक वायर जा रहा है, ऐसे कनेक्शन है, ये वायर है, सपोज एक वायर है, अगर ये गर्म हो जाएगा तो गर्म होने से वायर क्या होता है, मेल्ट होता है। मेल्ट होने से ये क्या हो गया, टूट गया। टूट गया तो घर के अंदर और करंट जा पाएगा क्या मेन स्विच की बात से, नहीं। तो सबसे इसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस कॉपर एल्यूमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि घर का वायरिंग कॉपर और एल्यूमिनियम का है। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, आराम से मेल्ट हो जाना चाहिए। कॉपर तो इजीली मेल्ट नहीं होता है, एल्यूमिनियम भी मेल्ट नहीं होता, नहीं तो घर में हर जगह वायरिंग मेल्ट ही हो जाता है। ऐसा नहीं, ये इजीली मेल्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी हाई करंट आता है, जैसे कि पावर कट हो गया, इमीडिएट जब पावर आता है तो हाई करंट आ जाता है, क्योंकि एक ही बार में सारे घर को गया तो फर्स्ट कनेक्शन जब जा रहा है बहुत ज़्यादा जाता है। जैसे कि डैम खोलते हो तो पानी पहली बार तो बहुत ज़्यादा जाता है ना, उसके बाद इट गेट्स टू द नॉर्मल फ्लो। तो व्हेन हाई करंट कम्स टू होम, व्हाट हैपेंस, हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस आता है तो गर्म होते ही तुरंत क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही कनेक्शन ब्रेक्स ऑफ। सो दिस टू प्रॉपर्टीज आर देयर, देन फ्यूज वायर की तरह काम कर सकता है। एग्जांपल इसका क्या होता है, इट इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड और टिन को मिक्स करके हम लोग फ्यूज वायर का एलॉय बनाएंगे, ठीक है। दिस मटेरियल इज यूज्ड फॉर दिस थिंग। सो व्हेन, तो इसका कोई पूछेगा एक्सप्लेनेशन, तो व्हेन करंट इंक्रीजेस तो क्या होगा, फ्यूज वायर गेट्स हीटेड अप, गर्म हो जाता है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टिविटी, एंड देन इट मेल्ट्स। क्या होता है, फिर मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, देन द कनेक्शन कट्स ऑफ, कनेक्शन टूट गया और अप्लायंसेस बच गए, कनेक्शन कट्स ऑफ एंड द अप्लायंसेस आर सेफ, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज योर फिलामेंट ऑफ बल्ब। फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, तो इसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पहले समझो। फर्स्ट प्रॉपर्टी शुड बी, इट शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। इट शुड हैव बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इतना ज़्यादा हो कि पूरा करंट को रोक पाए एंड इट गेट्स हीटेड अप, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना चाहिए। इट शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस और एल्स यू कैन से रेजिस्टिविटी। दूसरा में फ्यूज वायर का था लो मेल्टिंग पॉइंट, वो तो टूट जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, तो इट शुड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इट शुड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका एग्जांपल में कौन जाता है, टंगस्टन। इट इज यूज्ड इन योर बल्ब्स बिकॉज टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट समवेयर अराउंड 2800 से 3200 डिग्री के आसपास होता है अप्रॉक्स। ओके, टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, तो वो हाई रेजिस्टेंस के चलते गर्म होकर ग्लो कर रहा है, इतना गर्म हो गया कि हाथ डालो जल जाओगे पूरा, मतलब इट विल टियर अपार्ट योर सो। बट ये क्या होगा, ये मेल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ इट मेल्ट्स सर्किट ब्रेक हो जाएगा, एंड सर्किट ब्रेक होते ही बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो बहुत बार पुराना जो 10 रुपये वाला बल्ब आता है हम ऐसे पास लेके चेक करते हो, तो बीच में ऐसे नहीं होता है, इस तरह का होता है, बीच में ऐसे होता है ना, ये अगर टूट गया रहता है तो देखते हो बल्ब फ्यूज बोलते हो। पहले चेक करते हो, बल्ब को पास लेके देखते हो टूटा है कि नहीं टूटा है, वो टूट गया मतलब सर्किट ब्रेक हो गया। तो ऐसा होना चाहिए कि जितना भी गर्म हो जाए ये मेल्ट नहीं होना चाहिए। इफ इट डज नॉट मेल्ट इट विल नॉट ब्रेक, अंडरस्टूड? दिस इज ऑल अबाउट फिलामेंट। फिफ्थ वन इज लाइक heating element in toaster, oven, etc. देखो लास्ट वाला टंगस्टन को यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया है, क्योंकि टंगस्टन को यूज करें तो 2800 डिग्री पहुंच जाएगा, इतना गर्म में खाना ही जल जाएगा, तो हमें इवन चाहिए। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इट शुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये तो होना ही चाहिए, अभी तो गर्म होगा। दूसरा में क्या, इट्स
resistance should rise to a great extent along with increase in temperature. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. Its resistance should rise to a greater extent with increasing temperature. With increasing temperature. And इसके example में you can write nichrome. Okay, nichrome wire is generally used. Its example is what? Nichrome wire. Okay. Next, all of you write superconductors. All of you write superconductors. Right? It is observed that the resistance of some substances. It is observed that the resistance of some substances. It is observed that the resistance of some substances like lead, tin, etc. of some substances like lead, tin, etc. decreases tremendously with decreasing temperature. Decreases tremendously with decrease in temperature. Okay. Decreases tremendously with decrease in temperature and becomes almost zero in the low temperature range and becomes almost zero in the low temperature range near absolute zero and becomes almost zero in the low temperature range near absolute zero. All of you have written near absolute zero. Such substances are called superconductors. Such substances are called superconductors. All of you have written superconductors. In superconductors, write the example also. Example is mercury, Hg. This is below 4.2 Kelvin. Okay, this is the first example. Second example, lead, below 7.25 Kelvin. Third is niobium, Nb, or niobium I can write, below 9.2 Kelvin. But the problem with superconductors is these temperatures are tough to attain. इतना कम टेम्परेचर अटेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज -100 कितना डिग्री होता है, कितना केल्विन मतलब कितना, बहुत ही लो टेम्परेचर एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन सच लो टेम्परेचर. अगर इतना लो टेम्परेचर होता है तो तुम समझो इसका मतलब क्या होता है. आई हैव सेड एट सर्टेन लो टेम्परेचर क्या हो रहा है समझो. एट सर्टेन लो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो. रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ऑफ सुपरकंडक्टर्स. नो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इट हैज इनफाइनाइट कंडक्टिविटी. इट हैज इनफाइनाइट कंडक्टिविटी. इसका एक और लैंग्वेज में भी मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ. सपोज तुम गाड़ी चला रहे, जो भी हो गाड़ी और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, तभी तुम एक्सीलरेटर जब छोड़ते हो तब भी गाड़ी थोड़े डिस्टेंस जाके क्या होता है, रुक जाता है. अगर रेजिस्टेंस ही ना होता, सोचो तुम्हारा गाड़ी 40 में चल रहा है और रेजिस्टेंस में हटा दिया, इसका मतलब तुम 10 साल बाद भी और तब भी वो कितना में चल रहे हो, 40. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो बोला है, एनी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट. जब तक रुकावट नहीं है, जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा. कहने का मतलब ये है, अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब क्या, इट हैज इनफाइनाइट कंडक्टिविटी. मींस सपोज some current is flowing at such a low temperature. After that we remove external potential difference, then also the current will be flowing. After that, even if we remove external potential difference, then also what happens, current flows. मतलब बाहर में तो कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं ना, अगर वो ना भी दे तब भी करंट फ्लो करेगा. इसका मतलब क्या है,
तुम बैटरी को एक दिन चार्ज किए और उस फोन को तुम 2 साल तक यूज कर सकते हो, चार्जिंग का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना, बैटरी थोड़ा सा यूज हुआ है, बैटरी जब यूज हुआ है तब सर्किट चल रहा है फोन में। अभी बैटरी अगर यूज भी ना हो, कोई अगर कट पॉइंट हम रखें तब भी फोन में वो करंट क्या हो रहा होगा, घूम ही रहा होगा। एंड इफ द करंट इज बीइंग सप्लाइड देन आल्सो, क्योंकि उस टेम्परेचर में अगर सप्लाई चल रहा है तो फोन इज इन यूज, ऑल्दो वी आर नॉट यूजिंग माय बैटरी। फिर से वापस सोचो मैं कोई ऐप चेंज किया या कुछ किया तब थोड़ा वापस बैटरी यूज हुआ, एंड देन अगेन हम बैटरी को गेम खेल रहे हैं, सोचो पबजी खेल रहे हैं, तो सपोज बैटरी इनिशियली यूज हो रहा है फॉर द जो भी विजुअल इंटरफेस आ रहा है, थोड़े टाइम के बाद बैटरी कनेक्शन कट ऑफ हो गया, देन ऑल्सो द करंट विल बी फ्लोइंग एंड यू कैन गेट द सेम विजुअल डिस्प्ले। तो तुम्हारा बैटरी का लाइफ भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, हम लोग इतना क्यों यूज करते हैं, बड़ा क्यों होता है, बिकॉज बहुत सारा चिप्स एंड ऑल यूज होता है। बट इफ यू यूज सुपर कंडक्टर्स, कंप्यूटर्स तुम्हारा पेन मतलब पेपर के साइज का हो जाएगा। जो तुम लोग देखते हो ना मूवी में क्रिश एंड ऑल, जैसे पूरा स्क्रीन में ऐसे दिखता है, एक लाइन जैसा दिखता है कांच के तरह, तो ऐसा हो जाएगा कंप्यूटर्स। अंडरस्टैंडिंग, बहुत कम स्पेस चाहिए होगा एंड वी कैन अटेन एवरीथिंग। अंडरस्टूड। Next heading, the electromotive force of a cell. Electromotive force of a cell. Written, electromotive force of a cell. EMF. Electromotive force of a cell. I will writing, तुम लोग खाली EMF लिखो, ठीक है ना? Right. When no current is drawn from a cell, CELL, ठीक है ना? When no current is drawn from a cell, when no current is drawn from a cell, ब्रैकेट में लिख दो, cell is in open circuit. When no current is drawn from a cell, ब्रैकेट में लिखो cell is in open circuit, comma, the potential difference between the terminals of the cell, the potential difference between the terminals of the cell is called EMF. The potential difference between the terminals of the cell is called EMF. EMF. Written. Next, right? EMF के बारे में read. The EMF of any cell. Next, write the EMF of any cell. You write for. The EMF of any cell is defined as the energy spent. The EMF of any cell is defined as the energy spent, ब्रैकेट में लिख दो वर्क डन, डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंट, ब्रैकेट में राइट वर्क डन पर यूनिट चार्ज in taking a positive test charge, per unit charge in taking a positive test charge around the complete circuit of the cell, around the complete circuit of the cell, around the complete circuit of the cell. In bracket you can write circuit outside the cell as well as circuit inside the cell. In bracket you can write circuit outside the cell as well as circuit inside the cell. Okay, written. Next, थोड़ा सा space छोड़ दो, 5-6 लाइन छोड़ दो, 5 to 6 lines you leave and then you write terminal voltage, and then you write terminal voltage. Right, when current is drawn from a cell, when current is drawn from a cell, ब्रैकेट में लिख दो closed circuit, CLOSED, closed circuit, comma, the potential difference, ब्रैकेट में write closed circuit, comma, the potential difference between the terminals, the potential difference between the terminals of the cell is called terminal voltage. The potential difference between the terminal of the cell is called terminal voltage. Is called terminal voltage. Next you write, इसका second point में write, the terminal voltage of a cell, right? The terminal voltage of a cell is defined as the work done. The terminal voltage of a cell is defined as the work done per unit charge, is defined as the work done per unit charge in carrying a positive test charge, in carrying a positive test charge, in carrying a positive test charge around the circuit,
connected across the terminals of a cell. Around the circuit connected across the terminals of the cell. फिर next written next 5-6 लाइन छोड़ दो वापस से. Next you write voltage drop in a cell. Next you write voltage drop in a cell. Right, the work done in carrying a unit charge through the electrolyte. The work done in carrying a unit charge through the electrolyte is called voltage drop. Is called voltage drop of the cell. Is called voltage drop of the cell. It is called voltage drop because this voltage is not available to us for use. It is called voltage drop because this voltage is not available to us. हम लोग ये नहीं मिलता यूज करने के लिए. It's not available to us for use. Now I'll be explaining you. Okay. First comes your EMF, electromotive force. ठीक है. ऐसा होता है टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल. जो बड़ा होता है दैट इज पॉजिटिव एंड जो छोटा होता है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल. ओके. एंड दीज आर कनेक्टेड टू एनी सर्किट. मतलब इस तरह का. मैं पहले तुम लोगों को समझाता हूँ कि सर्किट्स होते कैसे. तुम लोग अभी कैसे होते. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. कोई भी बैटरी होता है, ठीक है. तो दिस इज द बिगर वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, स्मॉलर वन इज नेगेटिव टर्मिनल. तो बैटरी के अंदर भी कुछ रुकावट होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं. दिस इज माई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये क्या होता है कैपिटल आर. दिस इज माई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर. और बैटरी का ईएमएफ लिखा रहता है. कोई भी नया बैटरी खरीद तो E इज इक्वल टू 3 वोल्ट या 6 वोल्ट कुछ तो लिखा रहता है. दैट इज इट ईएमएफ एक्चुअली. अब ईएमएफ क्या होता है समझेंगे. पहले R इज व्हाट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा समझो. बैटरी के अंदर बैटरी का साइज होता है तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है कि नहीं. उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी तो ट्रैवलिंग करना पड़ता है कि नहीं. तो वहाँ पे भी थोड़ा रोक रुकावट होता है. इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी तो थोड़ा गर्म होता है. कभी भी कोई बैटरी यूज करते हो जैसे फोन बैटरी हो गया, इन्वर्टर बैटरी, थोड़ा सा गर्म होता है कि नहीं. तो जो नुकसान बैटरी गर्म होके हो रहा है वो किसकी वजह से होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से. दैट इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस. एंड ई जो होता है अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है ना. तो सर्किट बैटरी ये जो ईएमएफ होता है ये बैटरी के अंदर होता है. जैसे बैटरी के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो दो प्लेट्स होते हैं बैटरी में. एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक नेगेटिव. तो मैं मान लेता हूँ ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है. ये टर्मिनल्स होते हैं इसके अक्रॉस. आर यू अंडरस्टैंडिंग. एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट. जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसको क्या बोलते हैं एनोड. एंड द नेगेटिव प्लेट इज व्हाट कैथोड. और अंदर में कौन होता है इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. तो ईएमएफ क्या बोला गया है तुम लोग देखो वहां पे लिखा गया है. ईएमएफ इज नथिंग बट द वर्क डन in carrying a unit positive charge throughout the circuit. मतलब ये अंदर भी घुमाएगा और बाहर भी घुमाएगा. पूरा घुमाने का. ये देखो ये अंदर का रिप्रेजेंटेशन ये है. बैटरी के अंदर ऐसा होता है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो बैटरी के अंदर भी तो एक चार्ज इलेक्ट्रॉन को घूमना पड़ा. समझ रहे हो. पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है. कैसे करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव है कि नहीं. तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अंदर में फ्लो किया, नेगेटिव टू पॉजिटिव अंदर में, फिर बाहर में भी तो फ्लो किया ना. तो ईएमएफ इज नथिंग बट द वर्क डन. मतलब बड़ा डब्ल्यू में लेगा. वर्क डन द बिग डब्ल्यू इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट. इनसाइड ऑल्सो आउटसाइड ऑल्सो. आर यू अंडरस्टैंडिंग. या कोई डाउट है. अंदर भी घुमाना है बाहर भी घुमाना है. टोटल वर्क डन को ईएमएफ हम लोग बोलते हैं. ईएमएफ इज नथिंग बट द नेट वर्क डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट. ठीक है ना. या तो व्हेन द सर्किट इज ओपन. सर्किट ओपन होते टाइम जो पता चलता है मतलब यूज नहीं हुआ है. बैटरी में खरीद के लाया मैं अभी तक यूज क्यों हो गया नहीं. तो बैटरी में क्या लिखा रहता है E इज इक्वल टू 6 वोल्ट या 3 वोल्ट. ओपन सर्किट में जो होता है द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब समझते हो यूज नहीं हुआ है उस टाइम पे ईएमएफ. बट जब मैं यूज करता हूँ थोड़ा सा नुकसान हो जाता है.
यूज जब करते हो कोई बैटरी को, गर्म होता है कि नहीं, गर्म हुआ मतलब थोड़ा सा लॉस हो गया, थोड़ा सा लॉस होने के बाद जो टर्मिनल्स के क्रॉस आता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो व्हेन अ बैटरी इज इन यूज व्हाट डू वी गेट, टर्मिनल वोल्टेज, एंड बैटरी इज नॉट यूज्ड मतलब ईएमएफ। तो ये समझना है। सब उसके बाद समझो ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन बिट वन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स किस तरह का है अभी तो नहीं समझ पाओगे, क्या बड़े होने से समझोगे नेचर क्या होता है। जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इनएक्टिव इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो हायर क्लास में पढ़ोगे 12th में। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से याद रखो। दूसरा हमें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये दो पे ही डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी जरूरी है। डज नॉट डिपेंड ऑन बिट वन शेप ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, मतलब जो लेंथ की बात है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो ये दोनों चीजों पे तुम्हारा क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। अंडरस्टूड? शेप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ओके, ग्रेट। एंड डज नॉट आल्सो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना इलेक्ट्रोलाइट है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। So this is all about your right in EMF section. जो स्पेस छोड़े उसमें ये प्लेस अ की हियर आल्सो। ओके, की मतलब स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में EMF पता चलता है एंड क्लोज सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट comes your terminal voltage. टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। ओके, एंड टर्मिनल वोल्टेज इज कैलकुलेटेड व्हेन द सर्किट इज इन यूज, मतलब ओपन सर्किट क्या बन जाएगा अभी, क्लोज्ड। तो ये की के अंदर एक डॉट डालना है, डॉट डाले मतलब अभी जो की खुला था उसके अंदर कुछ डाल दिया तो सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया ना, सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ ना, क्लोज सर्किट। तो यहाँ पे भी अभी ओपन था ईएमएफ के टाइम, अभी इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डालेंगे। क्या डालेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। देखो सेल के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है कि नहीं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा, और सेल के अंदर का जो रोक रुकावट है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है स्मॉल आर। यहाँ पे तो दिखा नहीं सकते बट दैट इज व्हाट, स्मॉल आर। अंडरस्टैंडिंग? ये टोटल यूनिट ये है, और ये बाहर में जो एक्सटर्नल आर लगा है ये भी लगा हुआ है। गेटिंग मी? क्लियर? या कोई डाउट है? समझ गए ना? हाँ। तो अभी जो मेजर करते हैं दैट इज योर टर्मिनल वोल्टेज, एंड टर्मिनल वोल्टेज इज द वर्क डन W डैश बाय Q। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज आउटसाइड ऑफ द सर्किट, इनसाइड नहीं, बाहर में, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज आउटसाइड ऑफ द सर्किट, आउटसाइड द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, टर्मिनल्स के बाहर टू दी सर्किट। तो वो क्या हो गया तुम्हारा W डैश बाई Q। तो ये वाला कहाँ पे भरना है, बीच वाले गैप में, टर्मिनल वोल्टेज में। उसके बाद कौन आता है, वोल्टेज ड्रॉप। उसके बाद कौन आता है, वोल्टेज ड्रॉप, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल v से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v। तो v को थोड़ा ऐसा कर लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू स्मॉल w बाई Q। तो ये स्मॉल w क्या होता है, it is nothing but the work done in moving the test charge inside the terminals of the battery. voltage drop का मतलब इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, मतलब वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे फूड ड्रॉप, मतलब खाना गिर गया तो उसको और वापस यूज नहीं कर सकते। सोचो तुम एक बैटरी खरीदते हो, लिखा हुआ है ईएमएफ है 10 वोल्ट, बट जब यूज करते हो 10 वोल्ट मिलता है क्या, थोड़ा कम मिलता है, 9.5 या कुछ। घर में जब यूज करते हो, कार में लगाते हो कहीं पे भी, तो यू गेट 9.5 वोल्ट। 0.5 कहाँ गया, वो वोल्टेज ड्रॉप हो गया। सेल के अंदर चार्ज को मूव कराने के लिए वो काम में यूज हो गया, ठीक है ना। तो स्मॉल w इज वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, in moving the test charge inside the battery या तो cell through its terminals। across its terminals या तो through क्या across its terminals के और बेटर होगा। आप समझ गए ना, this is what small w by q, write it down। ये तीसरा वाला गैप का लिखता है। तो रिलेशन
रिलेशन तो सबको समझ में आता है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो थोड़ा सा समझो अभी। ये सर्किट है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे की था, ये ईएमएफ यहाँ पे स्मॉल है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इस तरह का। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा बैटरी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो प्लेट्स इधर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर है। ठीक है ना, और ये बीच में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, तो ईएमएफ क्या था, ईएमएफ वाज नथिंग बट कैपिटल W बाई Q। तो ये वाला क्या था, वर्क डन इन मूविंग आउटसाइड प्लस इनसाइड। ईएमएफ क्या था, नेट वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज थ्रू आउट द सर्किट आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। टर्मिनल वोल्टेज क्या था, W डैश बाई Q। ये वाला क्या था, वर्क डन इन मूविंग सिर्फ आउटसाइड, बाहर घुमाने के लिए टर्मिनल वोल्टेज। एंड वोल्टेज ड्रॉप क्या था, स्मॉल w बाई Q। ये वाला क्या था, खाली इनसाइड, क्योंकि अंदर में ड्रॉप हो रहा है ना, बैटरी के अंदर जो नुकसान हो जा रहा है उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो हमें पता है वर्क डन आउटसाइड प्लस इनसाइड, O प्लस I इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इन आउटसाइड प्लस वर्क डन इनसाइड। I O प्लस I मींस आउटसाइड प्लस इनसाइड इज इक्वल टू वर्क आउटसाइड प्लस वर्क इनसाइड। काम तो ऐड ही होता है ना भाई, पहले बाहर का घूमे फिर अंदर का घूमे, तो टोटल वर्क इज ये। तो अभी इसमें क्या करो, डिवाइड Q, डिवाइड Q, तो वर्क आउटसाइड प्लस इनसाइड बाई Q इज इक्वल टू वर्क आउटसाइड बाई Q प्लस वर्क इनसाइड बाई Q। तो आउटसाइड प्लस इनसाइड वर्क को हम लोग क्या रिप्रेजेंट, कैपिटल W। तो कैपिटल W बाई Q इज इक्वल टू वर्क आउटसाइड, आउटसाइड का वर्क क्या है, W डैश, तो W डैश बाई Q प्लस वर्क इनसाइड क्या हो जाएगा, स्मॉल w बाई Q। तो ये कैपिटल W बाई Q इज व्हाट, EMF E। So this will become what, capital E is equals to terminal voltage plus small v। ठीक है ना, तो अभी इसी चीज को हम लोग मैं इधर लाता हूँ, तो E कैपिटल E माइनस स्मॉल v इज इक्वल्स टू, ये होगा कि नहीं, तो कौन बड़ा है, टर्मिनल वोल्टेज बड़ा है कि EMF बड़ा है, EMF बड़ा है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज इज EMF माइनस समथिंग, EMF से कुछ माइनस करना पड़ रहा है। मान लो EMF है 10 वोल्ट, उसमें से कुछ माइनस किया, मान लो 2 वोल्ट माइनस किए, तो 10 माइनस 2 करने से टर्मिनल वोल्टेज 8 आ रहा है। तो फ्रॉम हियर वी कैन नो दैट टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन EMF। तो क्या पता चला, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन EMF, ये रिलेशन है। डिड यू अंडरस्टैंड, राइट।